To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. करेंगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा सर, मंगल में केतु आता है तभी कोई सुसाइड करता है क्या? अब जब हम मंगल और केतु पढ़ लेंगे तब करेंगे, अभी नहीं। अभी आज की क्लास करते हैं। भैया एक बात की, जो कैंसर असेंडेंट होगा हाँ, उसके लिए 11th हाउस में आएगा टॉरस, टॉरस, और हाँ। सेकंड हाउस में आएगा लियो, तो हाँ। ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, एक्सचेंज ऑफ, मतलब सेकंड एंड 11, हाँ, मतलब वेल्थ की दृष्टि से दोनों फेवर करेंगे। हाँ, ठीक है। ये सभी के लिए होगा सर, जो कैंसर असेंडेंट होंगे? हाँ, लेकिन देखिए सिर्फ ये नहीं है, हम अभी हाउस और साइन को देख रहे हैं, प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स भी मैटर करेगी, क्योंकि देखिए लियो का लॉर्ड कौन है? सन है, और उसका वीनस है, जो अपने आप में उतने फ्रेंडली नहीं है। सन की प्रेजेंस में वीनस थोड़ा नीचे हो जाता है, ठीक है ना? तो इसलिए ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी प्लेसमेंट आपस में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है। पर हाँ, जहां तक पैसा देने की बात है, इंडिपेंडेंटली वो यस दे वुड फेवर। लियो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस लियो, लियो का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? लियो 5th हाउस से अगर आप रिलेट करें तो वो बर्थ देता है, बर्थ टू द आइडियाज। तो कैंसर असेंडेंट के घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके आइडियाज बहुत आते होंगे पैसे को लेकर, या वो खुद भी ऐसा हो सकता है। अगेन वो प्लेसमेंट पे मैटर करेगा, पर अभी हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। अभी आज 2 लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, खैर क्लास चालू करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है। राम 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 जी, राम राम सभी को। राम जी। सर, ये नारियल का आपने बताया नहीं सर, वो जो पूजा होता है उसमें नारियल को क्या करना चाहिए? विसर्जित करना चाहिए, किसी को दान देना चाहिए, या खुद ही लेना चाहिए? हमने तो खुद ही खा लिया है। किसी ने मुझे बोला कि नहीं आप दान दे दो, किसी ने बोला विसर्जित कर दो, तो मैं तो बहुत साल से अपनी अपनी परंपरा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी अपनी परंपरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम विसर्जन कर दे रहे हैं उसके बाद वो स्थूल रूप रह गया एक तरीके से। जब पूजा से हमने पूजा करके वो पूजा की पूर्णाहुति कर ली है, तो उसके बाद वो जैसे परंपरा में आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और सर इसमें तो खतरी हुआ ही नहीं कुछ भी। मेरी भी नहीं हुई है, और पहली बार नहीं हुई है। इस बार मौसम का तापमान भी ऐसा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें परेशान नहीं होना है, जैसा है सो है। अरे अगर मान लीजिए नेगेटिव भी अज्यूम करिए, तो भी हम पूजा किसकी कर रहे हैं? माता की। माता की कर रहे हैं, तो माता अपने आप बचा लेगी। या तो हमें माता पे विश्वास नहीं है ना, बस। तो इसलिए इतना इतना चिंतित होके नहीं चलना है, उनके ऊपर छोड़ देना। देखिए पता क्या होता है, ये एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि हम भगवान को मानते हैं पर उस पर भरोसा नहीं करते। ये सामान्य मनुष्य की समस्या है। हाँ हाँ भगवान है, कुछ लोग तो नहीं मानते हैं जी भगवान नहीं है, वो फ्री है इस चीज से, कोई परवाह नहीं।
लेकिन जो भगवान को मानते हैं ना, उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो यही है कि उस पर विश्वास करें कि नहीं करें। अधिकतर लोग विश्वास नहीं करते हैं, यहां से भय उत्पन्न होता है। अगर हम मानते हैं कि भगवान है तो फिर समस्या क्या है? छोटा सा उदाहरण है, बच्चा है, स्कूल जाता है, उससे कोई लड़ पड़ता है, वो क्या बोलता है? अपने पापा को बुला के लाऊंगा, अपनी मम्मी को बुला के लाऊंगा। उसको लगता है कि मैं पापा मम्मी को बता दिया तो समस्या समाप्त। और हम भगवान को भी मानते हैं, फिर उस तब भी हम ये भयभीत होंगे तो नहीं चलेगा। आवश्यकता ही नहीं है भयभीत होने की। तो पहली बार ऐसा हुआ तो वही मुझे लगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। इसीलिए तो क्या आपको, अच्छा आपने इस चीज को अनुभव कर लिया, एक वर्ष अभी 6 महीने बाद फिर अब नवरात्र आएगी, बहुत अच्छा उग जाएगा, तब आप करेंगे, पार्टी देंगे बुला के वहां पे, हम सब लोग आएंगे। ये पहले भी होता था, मतलब इस बार तो एक भी नहीं हुआ, इसलिए मैं ज्यादा परेशान वो हूँ। नहीं चिंतित होना है ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ चिंतित नहीं होना है। भाई आपने किसके नाम पे, किसके निमित्त उगाए थे? वो माता के निमित्त उगाए थे, उनकी पूजा के निमित्त उगाए थे। उनको चाहिए होता उगा लेते, उन्होंने नहीं चाहा, नहीं उगाया, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, उन पे छोड़ दीजिए। जीवन को सरेंडर करके चलेंगे तो मजा रहेगा, मान के चलिए बात। देखो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक सुनाए और फिर अंत में अर्जुन जी को क्या बोला? वो क्या कहते हैं, योगक्षेमम वहां में हमसे पहले एक शब्द और बोला था उन्होंने, मेरे दिमाग से अभी एकदम निकल गया। तो वहां पे क्या है, अर्थ क्या है ये कि योग क्षेम का वहन मैं करूंगा, मुझ पर छोड़ दो। हाँ, मामनुस्मर युद्धय च, मेरा नाम लो और लड़ाई करो। अर्थात क्या है वो लड़ाई? कौन सी? हमारे जीवन की लड़ाई, हमारी अपने संघर्ष की लड़ाई है, हमारे धन की, वैभव की, परिवार की, संपन्नता की, खुशी की, दुख की, यही लड़ाई है ना। हमारा कुरुक्षेत्र तो यही है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मामनुस्मर युद्धय च योगक्षेमम वहाम्यहम्, तू मेरा नाम लेके इस युद्ध भूमि में कूद जा, तेरे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा। अर्जुन को कुछ नहीं करना है, केवल लड़ना है। तो इसलिए चिंतित नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए। स्क्रीन ये शेयर हुआ है, दिखाई दे रहा है? नहीं अभी नहीं। नहीं अभी नहीं। हाँ, कुछ ये एरर मैसेज शो कर रहा था, मैं दोबारा से करके देखता हूँ। अभी दिखाई दिया? आ रहा है। हाँ जी राशि, द साइंस, मिथुन, काल पुरुष की कुंडली की तीसरी राशि। दीपक तो सभी ने जला ही लिया होगा। शुभम करो कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। हम समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, गुरुओं इत्यादि को नमस्कार करते हैं जो ज्योतिष नाम की विद्या इस ब्रह्मांड में लेके आए हैं, और उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने आशीर्वाद से हमें इसे समझने का जो हमारा प्रयास है उसमें हमें सफल करें, ताकि हम इस विद्या को इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के कल्याण में उपयोग में ला सकें।
जेमिनाई, मिथुन राशि। काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहली राशि कौन सी थी? मेष, एरीज। एरीज। मेष। और उसका उसका जो चिन्ह था वो क्या था? शीप। माउंटेन गोट हाँ, माउंटेन डियर। माउंटेन या गोट। रैम भी बोल सकते हैं, मतलब अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के सिंबल को ले लें तो रैम भी कह सकते हैं। और जो दूसरा था वृषभ। वृषभ, टॉरस। टॉरस में बुल। बुल। बैल। हाँ, अब ये पहली राशि है जिसका सिंबोलिज्म मनुष्य से हो रहा है। ये पहली राशि है जिसके जो प्रतीक हैं वो मनुष्य हैं। इसका सिंबल अगर आपने कहीं देखा होगा तो उसमें या तो एक पेयर को दिखाया होगा, दो पुरुष या दो स्त्रियां, या कहीं एक पुरुष और एक स्त्री दिखाया गया है। पानी भरते हुए भी है, पानी का। जेमिनाई में ऐसे नहीं है कि पानी। नहीं, पानी भरने का नहीं है। पानी भरने का नहीं है इसमें। ये जो है पहली राशि है जहां पे पुरुष और स्त्री दोनों दिखाए गए हैं। जो एरीज है उसमें रैम दिखाया गया है, अकेला है। टॉरस में बुल दिखाया गया है, अकेला है। लेकिन ये पहला साइन है जहां पे एक मेल और एक फीमेल दिखाई देते हैं, या एक पेयर दिखाई देता है, या एक कपल दिखाई देता है, जो भी कहिए। इसलिए यहां पर दो तरह के कैरेक्टर मिलेंगे, इसीलिए इसको द्विस्वभाव राशि कहा गया है। दो चरित्र यहां पे मिलते हैं, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन। इसीलिए इसको म्यूटेबल साइन कहा गया। म्यूटेबल मतलब क्या होता है? जिसमें बदलाव हो सकता है या बदलाव होता है। मेष क्या थी? चर थी, निरंतर बदलने वाली। वृषभ क्या थी? स्थिर थी, ना बदलने वाली। ये है द्विस्वभाव। कभी कैसी दिखाई देगी, कभी कैसी दिखाई देगी। कभी नेचर में आपके उसके सॉफ्टनेस दिखाई देगी, टेंडरनेस दिखाई देगी, कहीं पे कभी नेचर में फर्मनेस दिखाई देगी, अथॉरिटी दिखाई देगी। ये दोनों करेक्टरिस्टिक आ जाएंगी, इसलिए ये म्यूटेबल है। अब आप ये कहेंगे कि म्यूटेबल और चर में, मूवेबल में फर्क क्या है? मूवेबल इज कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, म्यूटेबल इज पल में तोला पल में माशा। वो जो एक कहावत है, कभी ऐसी और कभी ऐसी। तो ये म्यूटेबल साइन है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये दो से सिंबलाइज हो रही है। यहां पे भी हम जो सिंबल देखते हैं तो यहाँ पे दो वर्टिकल पैरेलल बार्स हैं या लाइंस हैं। ये पुरुष और प्रकृति को दिखाते हैं, या ये कहिए कि पुरुष या ह्यूमन बीइंग या जीव जो भी है उसके कैरेक्टरिस्टिक के पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स दोनों को दिखाते हैं। पुरुष के मतलब इंटरप्रीट आप कैसे भी कर सकते हैं, मतलब पर मैं यहाँ पे ये वाला लेता हूं कि इसको आप पुरुष ले लीजिए, उसकी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ये दोनों ही उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। और ये दो जो बार्स हैं नीचे, जो ऊपर की तरफ कर्व हो रही है और जो ऊपर है वो जो नीचे की तरफ कर्व हो रही है,
ये उसको टेंडेंसी देती है उन्हें बढ़ाने की, सेंटर से ऊपर की तरफ पुश कर रही है। लेकिन जो यानी कि जो प्रकृति है ये उसको पुश कर रही है, लेकिन प्रकृति की जो दूसरी डायमेंशन है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आपको इस लिमिट में ही प्ले करना चाहिए या इस लिमिट में ही प्ले करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। अब थर्ड हाउस की कोई सिग्निफिकेशन याद कर सकता है क्या? कम्युनिकेशन है, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट ट्रेवल। मैं सवाल दोबारा पूछता हूं, 7th के रिस्पेक्ट में थर्ड हाउस क्या है? इस हाउस के रिस्पेक्ट में इसका थर्ड नाइन्थ है, इसका भाग्य है। हाँ, ये मैरिज का हाउस है, ये भाग्य है, भाग्य ऑफ मैरिज। तो अगर आपको देखना है कि हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी कैसी है तो कौन सा हाउस देखना चाहिए? थर्ड, कौन सा भी देखना चाहिए? 7th एंड थर्ड। ये, क्योंकि ये मैरिज का भाग्य है, ये व्यक्ति का भाग्य है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों का भाग्य है। यहाँ पे ये दोनों हैं, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, मेल भी है, फीमेल भी है। आप समझ रहे हैं? इसलिए यहां पर दो लोग इन्फ्लुएंस करेंगे। ये व्यक्ति के अकेले का भाग्य है, मेरा अपना है। ये वो भाग्य है जो दोनों का है, हस्बैंड और वाइफ का, की मैरिज का। तो यहाँ पे दो की इन्फ्लुएंस है, इसलिए द्विस्वभाव राशि के अंदर। फिर म्यूटेबल कैसे हुआ? शादी के बाद लड़का बदल गया या लड़की बदल गई। दिस इज द म्यूटेबिलिटी, this is the change that this house, this sign is signifying. और जो मेल और फीमेल है उसमें भी क्या दिखाता है? एक के हाथ में मेस है, मेस एक प्रकार का लबादा या मुदगर टाइप का हथियार होता है जिसमें कांटे होते हैं, और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको ल्यूट बोलते हैं। तो एक तो संगीत बजा रहा है और एक ने अपने हाथ में वज्र सा लिया हुआ है कि गड़बड़ करी तो हथौड़ा पड़ा। तो यदि किसी की आप मैरिज की प्रॉब्लम को देखना चाह रहे हैं या मैरिज के अंदर क्या डिस्टरबेंस हो सकती हैं वो देखना चाहते हैं तो थर्ड हाउस भी देखिए, बिकॉज दिस इज भाग्य ऑफ मैरिज। मेंटल प्लेन पे है ये। एरीज और टॉरस फिजिकल प्लेन पे चलती हैं, ये मेंटल प्लेन पे है। मेंटल प्लेन पे ही बदलाव आता है, तभी तो म्यूटेबल है। आदमी तो वही रहता है भाई। यहाँ पे जो है व्यक्ति, वो व्यक्ति तो वही है, लेकिन उसके स्वभाव में दो तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। उसका कारण क्या है? उसके सर पे सींग तो नहीं आ जाते, स्वभाव में परिवर्तन आता है ना। वो मेंटल प्लेन है, उसके थॉट की डायमेंशन चेंज होती है, इसलिए वो बदला हुआ नजर आता है। इसकी एक डायमेंशन और भी है, ये अनइन्वॉल्व भी होता है। लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी। अब ध्यान दीजिए, लैक ऑफ एम्पैथी को भी ये सिग्निफाई करता है। मैरिज के लिए तो एम्पैथी चलेगी, लैक एम्पैथी में लैक तो चलेगा ही नहीं, एम्पैथी तो चाहिए चाहिए। ये लैक ऑफ एम्पैथी, अनइन्वॉल्व होने का साइन भी है। बट ये कहां पे आता है? ये uninvolved means indifferent, right? इनडिफरेंट, यस। मेरा जो कर्तव्य है मैं वो कर रहा हूं, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, हायर डायमेंशन पे, अभी वो उसी आंसर पे आ रहा था आपके, कि ये अगर हम धर्म के भाव का काउंटर पार्ट लेते हैं, ये धर्म के भाव है 9th, इसका काउंटर पार्ट लेते हैं, अगर वो अनइन्वॉल्व होके
कर्तव्य स्वरूप से बिना लिप्त हुए कर्तव्य करता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसीलिए ये हाउस ऑफ फ्री विल है, थर्ड हाउस। 9th का काउंटर पार्ट है। तो धर्म क्या सिखाता है? मुक्ति। मुक्ति कब होगी? जब आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। अब तो लैक ऑफ एम्पैथी हम किस कंटेक्स्ट में देखेंगे? दैट यू नीड टू बी, द पर्सन नीड्स टू बी ड्यूटीफुल। और वो ड्यूटीफुल होने की डायमेंशन क्या है? इस दो रेखाओं के बीच में। इसको तोड़ा तो मैरिज में भी गड़बड़ होती है, रिलेशनशिप्स में भी गड़बड़ होती है, भाई के साथ भी संबंध बिगड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। या आप एडिशनल कर्मास इनवाइट कर रहे हैं, फिर मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यही हाउस फ्री विल का है और यहीं पे ये साइन बैठता है। और इसका लॉर्ड है मरकरी। और इसका लॉर्ड है मरकरी। विश्वास बाबू दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, ये मैंने बता दिया है, बिकॉज दिस इज भाग्य ऑफ मैरिज। और ये सिंबलाइज भी इसी तरह होता है, मेल और फीमेल। एक के हाथ में मेस है, एक के हाथ में ल्यूट है। अभी हम आगे चलते हैं। द साइन जेमिनी राइजेस विद इट्स हेड्स, यानी कि अभी तक हम पीछे वाले दोनों राशियों में क्या देख रहे थे? पृष्ठोदय थी, बाद में असर कर रही है, लेट असर करने वाली है, या लेट इफेक्ट दिखने वाला है। काम हो गया लेकिन इफेक्ट थोड़ा लेट दिखता है। लेकिन जेमिनाई हेड से आती है, यानी कि ये शीर्षोदय है। अब ये पराशर ऋषि कह रहे हैं ये शीर्षोदय है, ये सिर से ऊपर उठती है, या इसका प्रभाव आरंभ में ही आ जाता है, यानी कि इसके इफेक्ट फास्ट दिखते हैं। इसका मालिक मरकरी है, तो मरकरी वैसे ही फास्ट प्लैनेट है। रिप्रेजेंट्स अ मेल एंड फीमेल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। होल्डिंग अ मेस एंड ल्यूट। इट लिव्स इन द वेस्ट, पश्चिम इसकी दिशा है। इस राशि की दिशा पश्चिम है। एयरी साइन है, वायु। वायु का क्या काम है? अभी यहां है, थोड़ी देर में आगे। संवाहक, यानी इसीलिए ये कम्युनिकेशन, इसीलिए ये ट्रेवल से रिलेट होता साइन भी है। और कालपुरुषी कुंडली में ये थर्ड हाउस भी है, तो वहां के भी सिग्निफिकेशंस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इट इज अ बाइपेड साइन एज वेल, दो पांव वाला है। आदमी के भी दो ही पांव होते हैं, औरत के भी दो ही पांव होते हैं, जबकि एरीज और टॉरस के अंदर क्वाड्रिपेड थे, चार पांव थे। स्ट्रॉन्ग इन द नाइट, रात्रि बली हैं। लिव्स इन द विलेजेस, अगेन ये विलेजेस कौन सा है? लिव्स इन द विलेजेस, यानी कि ये एक सोशल सेटअप में रहता है, क्योंकि जिस समय के ये बने थे ग्रंथ हमारे, वहां पे उस समय गांव ही एक व्यवस्था माना जाता था। बड़े नगर कम होते थे और गांव में सभ्य लोग ही रहते थे। गांव व्यवस्थित हुआ करते थे, आज की तरह डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं होते थे गांव। तो ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की ही बात करता है। विंडी इन टेम्परामेंट, तो ये एयरी साइन है, तो विंडी इन टेम्परामेंट रहेगा ही, स्टेबल नहीं रहेगा, बदलता रहेगा, कभी ऐसा कभी वैसा। इट हैज एन इवन बॉडी विद ग्रीन ग्रास ह्यू, इसका रंग कैसा है? ग्रीन है, लेकिन कौन सा? ग्रास का ग्रीन जो होता है। इट्स रूलर इज मरकरी।
नाम इंग्लिश में जेमिनाई है, संस्कृत में मिथुन है। मिथुन शब्द किससे आया है? मिथुन शब्द मैथुन से आया है, सेक्सुअल एक्ट। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये 12th का 4th हाउस बनता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, काल पुरुष की कुंडली में साइंस एरीज से शुरू होते हैं और कोइंसाइड करते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th हाउस से। 12th हाउस बेडरूम है, 4th उसका सुख है, तो 12th का 4th कौन सा हुआ? 3rd हाउस। एंड दैट्स व्हाई इट इज भाग्य ऑफ मैरिज। दूसरा 8th हाउस, ये 8th का 8th है, भावत भावम, ये मैंने पहले भी बताया। एक्ट विच इज डन इन हाइडिंग, 8th का 8th है, इसीलिए इसका नाम मिथुन है। तत्व एयर वायु, पोजीशन केडेंट, काम भाव है ये। लॉर्ड मरकरी डायरेक्शन वेस्ट, ग्रीन लाइक ग्रास, ऑड साइन है, ड्यूअल द्वि स्वभाव है। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल, मैन एंड वुमन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सर ये डायरेक्शन का कहाँ यूज कर सकते हैं सर? जैसे ये सभी जगह तो यूज नहीं कर पाएंगे। क्या चीज? ये जो डायरेक्शन है, किसी भी, सबका अपना अपना डायरेक्शन होता है साइन का। इसमें जो वेस्ट साइन दिखा रहे हैं इसके डायरेक्शंस में, हाँ, तो ये कहाँ, मतलब कुंडली में किस तरह इसको डायरेक्शन नहीं है इसमें? चलिए इसको 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 जब हम इसको डिस्कस करेंगे प्रेडिक्शन के लिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इसकी डायरेक्शन, वैसे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सीक्वेंस है, रहता है चारों साइंस का, 12 के 12 साइंस का। एरीज नॉर्थ, टॉरस, सॉरी, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। ईस्ट होता है एरीज, साउथ होता है टॉरस, वेस्ट होता है जेमिनाई, नॉर्थ होगा कैंसर, और फिर यही रिपीट होगा अगेन, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ स्कॉर्पियो, फिर ईस्ट सैजिटेरियस, साउथ वेस्ट और नॉर्थ पाइसेस। ये सीक्वेंस है, ये हमने जब हाउसेस किए थे तब किया हुआ है। तो उसको कैसे रिलेट करेंगे वो उस समय हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये वेस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है। बॉडी पार्ट, लंग्स, ईयर्स, स्किन, नोज, शोल्डर्स, हैंड्स, पाम, जितने भी 3rd हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं वो यहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर ये कहेंगे कि जेमिनाई से संबंधित बीमारियां क्या हो सकती हैं, तो लंग से रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सूंघने में समस्या है स्किन डिजीजेस, सूंघने में स्पर्श, शोल्डर्स, आप हाथ, कंधे, भुजाएं, ये सब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। रिलेटिव, यंगर सिबलिंग, यंगर सिबलिंग को सिग्निफाई करती है ये राशि। बाइपेड या क्वाड्रुपेड, तो बाइपेड है, हमने कर ही लिया है। नक्षत्र, मृगशिरा के 2 पद, तीसरा और चौथा, आर्द्रा के 4 पद और पुनर्वसु के 2 पद, टोटल, सॉरी यहाँ पे तो 2 4 6 2 8 3 होंगे, यहाँ पे पुनर्वसु के 3 आ जाएंगे। अश्वनी, भरणी, कृतिका 1
रोहिणी 3, मृगशिरा 4, 7, 2, ठीक है। ये पुनर्वसु के 3 पद आएंगे, नोट कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नोट कर लिया? फर्स्ट, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा जब शेयर करूंगा। इसमें 3 पद आएंगे पुनर्वसु के। तो अब इस साइन में इन्फ्लुएंस किसकी किसकी है? मरकरी तो लॉर्ड हो गया इसका, उसके अलावा मार्स की, राहु की और जुपिटर की। तो ये 4 प्लैनेट इन्फ्लुएंस करती हैं जेमिनी को। कंट्रीज, यूएसए, बेल्जियम, नॉर्थ अफ्रीका, वेल्स, न्यू ऑर्लियंस, लंदन। जेंडर, ये मेल साइन माना जाता है, जबकि यहाँ पे दोनों है, मेल और फीमेल, लेकिन मेल साइन माना जाता है। एग्जॉल्टेशन, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राहु तो केतु डेबिलिटी। गुण मिक्स है, सत्व रजस तम, क्योंकि स्वभाव राशि है तो मिक्स में। ओके, क्या चीज? आवाज में डिस्टरबेंस थी, ठीक है, ओके। अच्छा, देह सम है, इक्वी प्रोपोर्शन। राइजिंग सून, शीर्षोदय। अब ये देखिए, बृहस्पति पराशर होरा शास्त्र कहता है शीर्षोदय है, आरंभ में ही रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ दूसरों का मत है ये कि उभयोदय है, द्विस्वभाव होने के कारण। ये पहले भी असर दे सकती है, बाद में भी असर दिखा सकती है। जरूरी नहीं है कि शुरू में ही असर दिखाए, अपना प्रभाव दिखाए। तो ये अपना अपना एक्सपीरियंस आपका हो सकता है। अगर वो ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे तो भी सही है, और अगर शीर्षोदय दिखा रही है तो भी सही है। और ये गर्भ राशि है। आप एक बार शीर्षोदय बताएंगे? आपने स्टार्टिंग में भी जैसे बताया था कि ये शीर्षो मतलब द साइन जेमिनी राइजेस विद द हेड, मतलब कैसे है ये? शीर्ष का मतलब क्या? आगे से। मतलब क्या है कि अगर कोई इवेंट, जैसे क्या, अगर मोटा मोटा ये समझे कि अगर कोई प्लेनेट जेमिनी में एंटर कर रहा है, ओके, तो बहुत पॉसिबल है कि इसका इफेक्ट तुरंत दिखाई देगा, जल्दी ही दिखाई देगा। और जैसे एरीज में या टॉरस में है तो वो कुछ समय बाद दिखाई देगा। ठीक है ना? इस तरह है। पृष्ठोदय का मतलब कि बाद में, लेट रिजल्ट। लेट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत लेट। लेट का मतलब ये एक, मान के चलिए कि सपोज कि एक लग्न है 2 घंटे का होता है, तो अगर ये आए राइजिंग ये है जेमिनी, तो अगर कोई कहेगा कि जब जेमिनी का लग्न आएगा तब ये। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।